74 साल पूरे करके अब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम मना रहे हैं स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। आजादी पाने के लिए एक लंबा संघर्ष हमारे राष्ट्रभक्तों और क्रांतिकारियों ने किया। इन सभी ने ऐसे ऐसे बलिदान दिए जो हमें प्रेरणा भी देते हैं और हैरत में भी डालते हैं। अंग्रेजों ने आजादी की मांग के खिलाफ अक्सर ये तर्क भी दिया था कि अगर भारत को आजादी मिल भी गई तो उसे भारतवासी संभाल नहीं पाएंगे। सबको और ऐसी तमाम बातों को गलत साबित करके भारत आज दुनिया में की ओर बढ़ता हुआ लोकतंत्र का ये रंग देखने के लिए भारत ने लंबा संघर्ष किया और आजादी पाई। आज उसी आजादी के अमृत महोत्सव पर आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लाल किले की प्राचीर के सामने प्रधानमंत्री का आगमन। माननीय प्रधानमंत्री को उनके आगमन पर स्वागत के पश्चात सम्मान गारद द्वारा सलामी दी जाएगी, जिसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 20-20 जवान शामिल हैं। इस वर्ष सम्मान गारद का समन्वय भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर स्वाधीनता दिवस का 75वां समारोह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाया गया। और अब माननीय प्रधानमंत्री सलामी मंच की ओर अग्रसर। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड जनरल सलाम सलाम चेक। पुलिस सम्मान गार्ड पंजाब चल। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Piyush Gore, who is commanding this Guard of Honor, requests the Prime Minister to please come and inspect the Guard of Honor. The Air Force Band positioned there will strike up a slow march.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. Today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give its context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद के निरीक्षण के बाद लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हुए लाल किले का ये दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले की पश्चिमी दीवार के बीच लाहौरी गेट जो चांदनी चौक के सामने है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा विशाल दरवाजा। हर वर्ष ये दृश्य मानव इतिहास के पन्नों से निकलते हैं और इनमें हर साल कुछ और गौरवशाली पन्ने जुड़ जाते हैं। आज का समारोह इतिहास में दर्ज होता हुआ। Prime Minister Narendra Modi making his way towards the lift that takes him up to the first level of the ramparts. विशिष्ट अतिथि दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी राजनयिक और साथ ही ओलंपिक खेलों में देश का मान बढ़ाने वाले वो एथलीट जो परचम फहराने की तमन्ना रखते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान रवि दहिया और बजरंग पूनिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन, उनका स्वागत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह द्वारा। As the world gets more interconnected and interdependent, nations taking part in each other's celebrations, particularly national celebrations, has and continues to be a sign of goodwill and camaraderie. Foreign dignitaries, military attaches, diplomats, and other special invitees were also present here to join the celebration of India's 75th Independence Day. In fact, this is just the beginning. From now till our Independence Day next year, that is in 2022, a series of events, projects, and campaigns have been planned to celebrate 75 years of independence of the world's largest democracy. And as we take pride in being called the world's largest democracy, we all need to put in that extra effort, walk that extra mile, and take on that extra load of discomfort to ensure that the principles of democratic functioning, dissent, and diversity are maintained. स्वाधीनता दिवस के इस महाआयोजन में रक्षा मंत्रालय की प्रमुख भूमिका रहती है, जिसका संपूर्ण संयोजन का दायित्व संभाला है रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने। उनके साथ संयुक्त सचिव सतीश सिंह, मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी रात दिन एक करते हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन को परिणति तक पहुंचाने में। This grand red sandstone fortress, beautiful visuals you're seeing of Red Fort, without doubt the centerpiece of our Independence Day celebrations. लाल किले की प्राचीर के सामने जहां करीब 240 ओलंपियंस हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स फेडरेशन के अधिकारी हैं। आज राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वालों का राष्ट्र सम्मान कर रहा है। आजादी के बाद पिछले 74 वर्षों की यात्रा में यह सिद्ध हो गया है कि इस उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत की आवाज अब बहुत ध्यान से सुनी जाती है।
The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy the power and responsibility that come with freedom, the life force of democracy. The Red Fort, this is the place where the history of medieval India was crafted, and today it is a connect between the past and India's modern present. This rare living symbol telling its own story. This is where India's dreams merged during the First War of Independence in 1857, and 90 years later, on the 15th of August 1947, thousands gathered to watch Pandit Jawaharlal Nehru hoist the tricolour, marking the end of British rule. And today, it is from here that Prime Minister Narendra Modi will address the nation on its 75th Independence Day. ये वो ओलंपियंस हैं जो लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हैं। मीराबाई चानू, जिन्होंने रजत पदक जीता भारोत्तोलन में, और भारत की दूसरी ऐसी महिला एथलीट जिन्होंने भारोत्तोलन में पदक दिलाया ओलंपिक खेलों में। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में कर्नम मलेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। और लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने 240 ओलंपियंस, खेल संघों से जुड़े पदाधिकारी, अधिकारी, प्रशिक्षक, उनके ठीक पीछे 550 एनसीसी कैडेट्स जो कि भविष्य की तस्वीर हैं, और विशिष्ट अतिथि दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी भारत के इस स्वाधीनता दिवस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। A very special moment for us. आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये इच्छा व्यक्त की थी कि सभी भारतवासी राष्ट्रगान गाएं, उसे रिकॉर्ड करें और फिर उसे राष्ट्रगान.in पर अपलोड करें। लाखों करोड़ों भारतवासियों के गाए राष्ट्रगान को प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के साथ प्रसारित किया जाएगा। Also, the unfurling after the hoisting of the tricolour will synchronize with the 21-gun salute, as this whole place will reverberate with the booming guns. It will be fired by the valiant gunners of the elite 2233 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery is commanded by Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta. The Prime Minister is now going to hoist the flag and address the nation. अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सलाम, सलामत, सत। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, बजाओ, चट। The venue still reverberating with the 21-gun salute. बगाल, चट। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, बात चलेगा। बात
Prime Minister greeting people on either side of the dais, the VIP enclosures. And for the first time this year, as soon as the flag has been hoisted, flower petals will be showered at the venue by two Mi helicopters of the Indian Air Force in Amrut formation. Captain of the first helicopter will be Wing Commander Baldev Singh Bisht, and the second chopper will be commanded by Wing Commander Nikhil Mehrotra. आज के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाते हुए करोड़ों भारतीयों के गाए राष्ट्रगान को ध्वजारोहण के समय एक साथ प्रसारित किया गया और इधर आकाश में दो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए Petals of marigold and rose, adding their beautiful scent and color, and blessings, of course, as India celebrates her 75th Independence Day at the historic Red Fort. स्वाधीनता दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार आकाश से पुष्प वर्षा। भारत की अखंड एकता के उन्नायक ही नहीं, विश्व एकता के नायक भी हैं, कोटि कोटि जनों के जननायक भी हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया राष्ट्र को संबोधित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हो या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिनल्यू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आंबेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। भारत तो बहुरत्ना वसुंधरा है और भारत के हर कोने में, हर कालखंड में अनगिनत लोगों ने, जिसके नाम भी शायद इतिहास की तवारीख में नहीं होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया भी है, आगे बढ़ाया भी है। मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है।
गुलामी की कसक, आजादी की ललक इस देश ने सदियों तक कभी छोड़ी नहीं। जय पराजय आते रहे, लेकिन मन मंदिर में बसी हुई आजादी की आकांक्षा वो कभी खत्म होने नहीं दी। आज इन सभी संघर्ष के पुरोधा, सदियों के संघर्ष के पुरोधा, उन सबको भी प्रणाम करने का वक्त है और वे प्रणाम के हकदार भी है। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी वैक्सीन बनाने में जुटे, हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है, भूस्खलन की हुए हैं, कुछ पीड़ादायक खबरें भी आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को जिस मुश्किल बढ़ा दी है, ऐसे समय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। आज इस आयोजन में, ओलंपिक में, भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। कुछ यहां हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना
ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रगति पथ पर बढ़ रहे हमारे देश के सामने और विश्व में पूरी मानव जात के सामने कोरोना का ये कालखंड बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और पर, किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी हो तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता, लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, हमारे नागरिकों को बचा, ये कहना कि कोई चुनौती नहीं थी, ये हमारे अपने विकास के आगे के रास्तों को बंद करने वाली सोच बन जाएगी। दुनिया के समृद्ध देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं कम है। विश्व के पास, समृद्ध देशों के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत है, विश्व की तुलना में बहुत जनसंख्या, और हमारी जीवन शैली भी कुछ अलग सी है। सारे प्रयासों के बाद भी कितने ही लोगों को हम बचा नहीं पाए, कितने ही बच्चों के सिर पर कोई हाथ फेरने वाला चला गया। भारत की विकास यात्रा में आज वो समय आ गया है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है
भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। और ये सपने, ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हम अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ये ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ बात यहां पूरी नहीं होती है। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना
और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। 100% का मूड बना के चलना है। आज तक हमारे यहां कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते हैं, ठेला चलाते हैं। हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। जैसे हमने बिजली 100% घरों तक पहुंचाई, जैसे हमने 100% घरों में शौचालय के निर्माण का प्रामाणिक प्रयास किया, वैसे ही हमें अब योजनाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। और इसके लिए हमें समय सीमा बहुत दूर नहीं रखनी है। हमें कुछ ही वर्षों में अपने संकल्पों को साकार करना है। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया, पाइप से वाटर मिलना शुरू हो गया है। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद, यही हमारी पूंजी है। इस 100% का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सरकारी योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहता। जब सरकार ये लक्ष्य बनाकर चलती है, समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचना है, तो न कोई भेदभाव हो पाता है और न ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश में हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के अभियान भी तेज गति से चल रहा है। इसके लिए मेडिकल शिक्षा में जरूरी बड़े बड़े सुधार भी किए गए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। साथ साथ देश में मेडिकल सीटों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गांव-गांव तक क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को
सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 75,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। अब ब्लॉक स्तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक लैब के नेटवर्क पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे। मेरे देशवासियों, 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल, ये समय की मांग है, बहुत जरूरी है। इसके लिए जो वर्ग पीछे है, जो क्षेत्र पीछे है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी ही होगी। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति ना छूटे, कोई वर्ग ना छूटे, वैसे ही देश का कोई भूभाग, देश का कोई कोना भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। विकास सर्वांगी होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए। देश के क्षेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले 7 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, अब उसे और तेजी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो, हमारी कोस्टल बेल्ट या फिर आदिवासी अंचल हो, ये भविष्य में भारत के विकास का, भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी यात्रा का हिस्सा बनाना होगा और हमें ये काम अमृत काल के कुछ दशक में ही पूरा करना है। सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी
विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। 21वीं सदी के इस दशक में भारत ब्लू इकोनॉमी के अपने प्रयासों को और तेजी देगा। हमें एक्वा कल्चर के साथ साथ सीवीड की खेती में जो नई संभावना बन रही है, उन संभावनाओं का भी पूरा लाभ उठाना है। डीप ओशन मिशन समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने की हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। जो खनिज संपदा समंदर के में छिपी हुई है, जो थर्मल एनर्जी समंदर के पानी में है, और वो देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती है। देश के जिन जिलों के लिए ये माना गया था कि ये पीछे रह गए, हमने उनकी आकांक्षाओं को भी जगाया है। देश में 110 से अधिक आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें से अनेक जिले हमारे आदिवासी अंचल में हैं। हमने इन जिलों के बीच विकास की एक तंदुरुस्त स्पर्धा का एक उत्साह पैदा किया है। ये आकांक्षी जिले भारत के अन्य जिलों की बराबरी तक पहुंचे, उस दिशा में तेज स्पर्धा चल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, अर्थ जगत में पूंजीवाद और समाजवाद, इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन भारत सहकारवाद पर भी बल देता है। सहकारवाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है। सहकारवाद जिसमें जनता जनार्दन की सामूहिक शक्ति का अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति के रूप में ड्राइविंग फोर्स बने, ये देश के ग्रास रूट लेवल की इकोनॉमी के लिए एक अहम क्षेत्र है। कोऑपरेटिव ये सिर्फ कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाए कर इस दिशा में कदम उठाया है। और राज्यों के अंदर जो सहकारी क्षेत्र है, उसको जितना ज्यादा बल दे सके, वो बल देने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस दशक में हमने गांवों में नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए पूरी शक्ति लगानी होगी। आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में गांवों तक सड़क और बिजली की सुविधाओं को पहुंचाने के रहे थे, वो पूरा कालखंड हमारा रहा। लेकिन अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा
गांव में भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी और विदेशों में भी लोगों से जोड़ेगा और उनका फलक बहुत विस्तृत होगा। कोरोना के दौरान देश ने टेक्नोलॉजी की ताकत अपने कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जोड़ें। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमें इसका पूरा लाभ भी उठाना है। ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इन प्रयासों के बीच हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी और ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे हो रहे हैं उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी और हम देखें 100 में से 80 किसान उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है,
छोटा किसान बने देश की शान, छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी, ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। किसान रेल अपने उत्पाद का कम कीमत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, इस पर दूर दराज के इलाकों में वो इस आधुनिक सुविधा के साथ अपने उत्पाद पहुंचा सकता है। कमलम हो या शाही लीची, भूत जलोकिया मिर्च हो या काला चावल, या हल्दी, अनेकों उत्पाद अब दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं। आज देश को खुशी होती है जब भारत की मिट्टी में पैदा हुई चीजों की सुगंध दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। भारत के खेत से निकली सब्जियां और खाद्यान्न से आज दुनिया का टेस्ट बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे आज गांवों के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण है स्वामित्व योजना। हम सब जानते हैं कि गांवों में जमीन की जमीन की कीमत का क्या हल होता है। जमीन पर उनको बैंकों से कोई कर्ज नहीं मिलता है, खुद जमीन के मालिक होने के बावजूद भी, क्योंकि गांव में जमीनों के कागज पर कई पीढ़ियों से कोई काम नहीं हुआ है। लोगों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना हुई है। आज गांव गरीब की जमीनें, हर एक घर की गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के भविष्य की बात करते थे, अपनी आंखों के सामने मां भारती की भव्यता का जब वो दर्शन करते थे, तब वो कहते थे, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो। पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो। और उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता, उसके बाद सामने की ओर देखो, आगे भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान, श्रेष्ठ बनाओ। आजादी के 75वें वर्ष में हमारा दायित्व है कि अब हम देश के असीम सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। हमें मिलकर काम करना होगा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हमें मिलकर काम करना होगा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमें मिलकर काम करना होगा कटिंग एज इनोवेशंस के लिए।
हमें मिलकर काम करना होगा न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। ये मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान विकास की गति को भी होता है, शहरी मध्यम वर्ग को भी होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी बात को समझते हुए जल, थल, नभ हर क्षेत्र में देश ने असाधारण स्पीड और स्केल पर काम करके दिखाया है। नए जलमार्ग, वाटरवेज हो, नए नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो, देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही होगी। आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, यह अभूतपूर्व है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी लोगों के सपनों को नई उड़ान देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी। भविष्य के रास्ते से हम इन सब रोड़ों को, जितनी कठिनाइयां हैं, उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानवीय के लिए ट्रैवल टाइम में कमी आएगी और हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गति शक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स के निर्माण की नई संभावनाएं भी विकसित होगी। अमृतकाल के इस दशक में गति की शक्ति
भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ाना होगा। आपने देखा है, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। ये स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे सामर्थ्य को उजागर करता है। कोरोना के बाद उभरी नई आर्थिक परिस्थितियों में मेक इन इंडिया को स्थापित करने के लिए देश ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स को भी घोषणा की है। इस स्कीम से जो बदलाव आ रहा है उसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। 7 साल पहले हम लगभग $8 बिलियन के मोबाइल फोन इंपोर्ट यानी आयात करते थे। अब इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा घटी है। आज हम $3 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिल रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भारत में जो बनाएं उसे हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ ग्लोबल कंपटीशन में टिके और हो सके तो एक कदम आगे बढ़ें, ये तैयारी करनी है और ग्लोबल मार्केट को हमने टारगेट करना है। देश के सभी मैन्युफैक्चरर्स को मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है। उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि-कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले आया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हाँ ये मेड इन इंडिया है। ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। सरकार अपने इन स्टार्टअप्स के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें आर्थिक मदद देना हो, टैक्स में छूट देना हो, उनके लिए नियमों को सरल बनाना हो, सब कुछ किया जा रहा है। हमने देखा है कोरोना के इस कठिन काल में ही हजारों नए स्टार्टअप्स
उभर करके आए हैं। बड़ी सफलता से वे आगे बढ़ रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। ये अपने यूनिक आइडियाज की शक्ति से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को छा जाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। इस दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको हम पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाएं। हमें इस दिशा में काम करना है, हमें रुकना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बड़े परिवर्तन लाने के लिए, बड़े रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आज दुनिया देख रही है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। अमृत काल के इस दशक में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को, और उसमें हमारी प्राथमिकता होगी नागरिकों को जो कुछ मिलना चाहिए, जो सर्विस डिलीवरी है, वो लास्ट माइल तक, लास्ट व्यक्ति तक सीमलेसली, बिना झिझक, बिना कठिनाई से उसको पहुंचे। देश के समग्र विकास के लिए लोगों के जीवन में सरकार और सरकारी प्रक्रियाओं का बेवजह दखल समाप्त करना ही होगा। पहले के समय सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। ये उस समय की शायद मांग रही होगी, लेकिन अब समय बदल चुका है। बीते 7 वर्षों में देश में इसके लिए प्रयास भी बढ़ा है कि देश के लोगों को अनावश्यक कानूनों के जाल, अनावश्यक प्रक्रियाओं के जाल से मुक्ति दिलाए जाए। अब तक देश के सैकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। कोरोना के इस कालखंड में भी सरकार ने 15,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को समाप्त किया है। अब आप देखिए, आपको भी अनुभव होगा, कोई एक छोटा सरकारी काम हो, ढेर सारे कागज, बार बार कागज, एक ही जानकारी अनेक बार, यही चलता रहा है। 15,000 कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। आप सोचिए, 200 साल पहले, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, 200 साल पहले हमारे यहां एक कानून चला आ रहा है। 200 साल यानी 1857 से भी पहले से, जिसकी वजह से देश के नागरिक को मैपिंग यानी नक्शा बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब विचार कीजिए, 1857 से चल रहा है। नक्शा बनाना है तो सरकार को पूछिए, नक्शा किसी किताब में छापना है तो सरकार से पूछिए, नक्शा खो जाने पर गिरफ्तारी का भी उसमें प्रावधान है। आजकल हर फोन में मैप का ऐप है। सैटेलाइट की इतनी ताकत है कि फिर ऐसे कानूनों का बोझ सिर पर लेकर देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम। कंप्लायंसेस का ये बोझ उतरना बहुत जरूरी है। मैपिंग की बात हो, स्पेस की बात हो,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, बीपीओ की बात हो, जैसे अनेक सेक्टरों में बहुत सारे रेगुलेशंस को हमने समाप्त कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, बेवजह कानूनों की जकड़ से मुक्ति, ईज ऑफ लिविंग, साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के उद्योग और व्यापार आज इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आज दर्जनों श्रम कानून सिर्फ 4 कोड में समा चुके हैं। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी अब आसान और फेसलेस किया गया है। इस तरह के रिफॉर्म सिर्फ सरकार तक सीमित ना रहे, बल्कि ग्राम पंचायत और नगर निगमों, नगर पालिकाओं तक पहुंचे। इस पर देश की हर व्यवस्था को मिलकर के काम करना होगा। मैं जो आह्वान कर रहा हूं और बड़े आग्रह से कर रहा हूं, केंद्र हो या राज्य, सभी के विभागों से मैं कह रहा हूं, सभी सरकारी कार्यालयों से कह रहा हूं, अपने यहां नियमों प्रक्रियाओं की समीक्षा का अभियान चलाइए। हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर खड़ी हुई है, उसे हमें दूर करना ही होगा। मुझे पता है, जो ये 70-75 साल में जमा हुआ है, वो एक दिन में या एक साल में नहीं जाएगा। लेकिन मन बनाकर काम शुरू करेंगे तो हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। प्यारे देशवासियों, इसी सोच के साथ सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में पीपल सेंट्रिक अप्रोच बढ़ाने, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन कर्मयोगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की शुरुआत भी की है। मेरे प्यारे देशवासियों, कौशल और सामर्थ्य से भरे, अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है। किसकी होती है? बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। दुर्भाग्य से हमारे देश में भाषा को लेकर एक बड़ा विभाजन पैदा हो गया है। भाषा की वजह से हमने देश के बहुत बड़े टैलेंट को पिंजरे में बांध दिया है। मातृभाषा में होनहार लोग मिल सकते हैं। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गरीबी के खिलाफ लड़ाई का साधन भाषा है। ऐसा मैं मानता हूं। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी एक प्रकार से गरीबी के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा शस्त्र बनकर के काम आने वाला है। गरीबी से जंग जीतने का आधार भी मातृभाषा की शिक्षा है। मातृभाषा की प्रतिष्ठा है, मातृभाषा का महात्म्य है। देश ने देखा है खेल के मैदान में, और हम अनुभव कर रहे हैं,
खेल के मैदान में भाषा रुकावट नहीं बनी और उसका परिणाम देखा है कि युवा हमारे खिलने लगे हैं, खेल भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं। अब ऐसा ही जीवन के अन्य मैदानों में भी होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी एक और विशेष बात है, इसमें स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर के जगह मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी प्रभावी माध्यम है, उनमें एक स्पोर्ट्स भी है। जीवन में संपूर्णता के लिए जीवन में खेलकूद होना, स्पोर्ट्स होना बहुत आवश्यक है। एक समय था जब खेलकूद की मुख्य धारा नहीं समझा जाता था। मां बाप भी बच्चों से कहते थे कि खेलते ही रहोगे तो जीवन बर्बाद कर लोगे। अब देश में फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर एक जागरूकता आई है। इस बार ओलंपिक में भी हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, ये बदलाव हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसलिए आज देश में खेलों में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म लाने के जो अभियान चल रहा है, इस दशक में हमें उसे और तेज करना है और व्यापक करना है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मैदान, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही है। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सड़क से लेकर वर्क प्लेस तक में हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इसके लिए देश के शासन प्रशासन को, पुलिस और न्याय व्यवस्था को, नागरिकों को अपनी 100% जिम्मेदारी निभानी है। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। आज मैं खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब